नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा, कहा स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने को मजबूर, प्रशासन से की विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी की अपील। मध्य प्रदेश के गुना में बवाल पर पुलिस एक्शन में, शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू, हिंदू संगठनों की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पंजाबी और सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है बैसाखी। और जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर सोवापुर ग्राम पंचायत, वैष्णव नगर, मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वो इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका, बस बहुत हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गई, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव उत्पन्न हुआ। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास से निकल रही थी, तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू किया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। हमले में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पथराव हुआ है
उसमें दो समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया खिलाफ सख्त कार्रवाई है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल जिले के प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई। प्रशासनिक जांच में पता चला कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में यह भी उजागर हुआ कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण किया हुआ है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गांव जनेटा में उनके पूर्वज मुआजमिया शाह की मज़ार है। उसके अलावा क्षेत्र में कई अन्य मज़ारें भी हैं और उनके साथ वक्फ की ज़मीन जुड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद मियां ने वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया। वहां झोला छाप अस्पताल भी चलाया जा रहा है। जावेद ने यह भी बताया कि दरगाह कमेटी हर साल उर्स का आयोजन करती है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जबकि शपथ पत्र में दर्शाया नहीं गया कि उर्स से कोई भी आय अर्जित की जाती है। उन्होंने साइकिल स्टैंड को भी ठेके पर देने की बात कही और जिससे पैसा कमाया जाता है। जनेता में एक दादा मौजम शाह साहब का मज़ार है, उसके साथ साथ वक्फ की ज़मीन है वहाँ पर। तो वक्फ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है सैयद शाहिद मियां ने। वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। मेरे द्वारा शिकायत डीएम साहब से भी की गई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी की गई। श्रीमान लेखपाल तहसीलदार साहब गए थे और लेखपाल महोदय भी गए थे। उन्होंने वक्फ के कागज मांगे हैं उनसे और आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। उनके पास कोई वो दिखा पाए नहीं दिखा पाए, ये तो नहीं पता होगा अधिकारियों। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फिर दोहराया कि ईवीएम पूरी तरह टैंपर प्रूफ हैं और इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में रामगढ़ में चुनाव वॉलंटियर्स के साथ संवाद में जब मीडिया से उन्होंने बात की तब ये कहा। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त बीएलओ के साथ भी संवाद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रामगढ़ के रजरप्पा में उन्होंने चुनाव वॉलंटियर्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावी प्रक्रियाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बेहतर तरीके से चुनाव आयोजन में सभी के योगदान की सराहना की। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनसे मैं भी संवाद करके आ रहा हूं, उन सब से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पूरी तरह टेम्पर प्रूफ है। उन्होंने कहा कि मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है, वीवीपैट उसी की गिनती करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की गणना हो चुकी है और ईवीएम के साथ मिलान सटीक आया है। भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है। संवाद कार्यक्रम में वॉलंटियर्स और चुनाव से जुड़े कर्मियों ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अपने अनुभव मुख्य चुनाव आयुक्त से साझा किए। 11 आईडी कार्ड में जो भी आपके पास है वो लेके आइए, उसके बाद मतदान आराम से दे सकते थे। ये सारी जानकारी हम लोग पहले भी देते थे और किसी कारण से वो भूल भी जाते थे ना, तो उस समय भी जानकारी देके और चुनाव करवाने में हम लोगों ने सहयोग किया। इस संवाद कार्यक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त रविवार को बीएलओ से भी संवाद करेंगे। रामगढ़ दौरे के क्रम में उन्होंने रजरप्पा छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। बात हैदराबाद की, जहां तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज में वेव्स एनिमेशन और मेगा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने और संगठनों ने भाग लिया।
इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वीएफएक्स एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित किया जा रहा है और उसी आयोजन का एक हिस्सा है जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। ये प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य एनिमेशन, मेंगा, वेबटून्स, कॉस्प्ले जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना है और प्रोत्साहित करना। MEAI सचिव अंकुर भसी ने बताया कि ये प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी और वहीं MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसी ने कहा कि विजेताओं को वेव समिट के लिए भेजा जाएगा। वैम जो एक कंपटीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें हम भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोने में जाकर नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार का एक मिशन है क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड, और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। वैम में यहाँ हैदराबाद में 150 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 85 के ऊपर यहाँ पर लोग आए। 3 कैटेगरी जो मंगा, एनिमे और वेबटून्स कैटेगरी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इनमें से यहाँ फाइनलिस्ट हैं ये फिर मुंबई जाएंगे, जहाँ मई में 1 से 4 मई तक वहाँ एक बहुत बड़ी समिट ऑर्गेनाइज की है भारत सरकार ने, जिसका नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। This event is called WAM. It's a subsidiary event of a mega event that's going to happen in May called Waves by the Ministry of Information and Broadcasting. And this is a competition that's looking at the artistic talent across India in the areas of anime, manga and webtoons. It's a very good initiative which has been taken all over India. They have covered already 19 cities and trying to find out good talents which will be helpful for our country for the future contribution to animation and the recent trend of the industry. केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कृषि क्षेत्र में सुधारों के परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर में इस साल सरसों के उत्पादन में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। जहां पिछले वर्ष कश्मीर में 1,07,076 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ, वहीं इस वर्ष 1,43,476 मेट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को क्षेत्र के खाद्य तेल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयातित सरसों तेल पर निर्भरता 2 साल पहले 70% से घटकर 2025 तक 40% हो जाएगी। गौरतलब है कि कश्मीर में सरसों की बुआई पारंपरिक रूप से अक्टूबर-नवंबर में होती है। वसंत ऋतु की शुरुआत के साथ खिलने के बाद मई में इसकी कटाई की जाती है। उत्पादन में वृद्धि से उत्साहित घाटी भर के किसानों ने पिछले साल की तुलना में बेहतर पैदावार की सूचना दी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई। कश्मीर में काफ़ी उर्से से उगाया जाता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इस पे जो काम शद्दमत से किया गया है, इसकी बदौलत हमारा जो एरिया था, जो सिर्फ 40,000 हेक्टेयर पे ये ग्रो होता था, आज की डेट में 1,40,000 हेक्टेयर पे ये कल्टीवेट होता है, जहां से हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड है इस साल 1,43,476 टन। और अगर हम तेल की बात करेंगे तो 47,347 टन तेल आएगा, जिससे कोई 934 करोड़ रुपए की आमदनी स्टेट को जीडीपी में ऐड हो जाएगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। ये वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन ही था जब जलियांवाला बाग में वॉल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए। वॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी दौरान जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग वो पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के लिए गोलियां चलाने का आदेश दिया। बाग का एक ही रास्ता था, उसे भी बंद किया गया, जिसकी वजह से लोग भाग ना पाए और कई लोगों की जान गई। और इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। 13 अप्रैल 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने। उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक सकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए ये कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा। बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था,
जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जलियांवाला बाग में भारत माता के लिए मर मिटने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके बलिदान से हमारी स्वाधीनता संग्राम की धारा और प्रबल हुई थी। कृतज्ञ भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। मुझे विश्वास है कि उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा लेकर सभी देशवासी भारत की प्रगति में पूरे तन मन धन से अपना योगदान देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि मैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। उत्पीड़न के साथ खिलाफ उनका अद्वितीय बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि भारत हमेशा उनके साहस का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके दम में साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। देश भर में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई। दशमेश पिता गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में श्री अनंतपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की प्रमुख स्थापना की। बैसाखी के त्यौहार को देश की कृषि व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। ये त्यौहार समृद्धि और सफलता लाने, अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाता है। वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांदू पिरापू पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांदू पिरापू के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद और समृद्धि की कामना की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी, समृद्धि लाए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता, नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, बैसाखी दी सब नू लख लख बधाइयाँ। प्रकृति की समृद्धि और जीवन में खुशहाली के प्रतीक पर्व बैसाखी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार जीवन में नई ऊर्जा, उल्लास के आगमन के साथ किसान बंधुओं, बहनों के समर्पण, परिश्रम का पर्याय है। खेती किसानी से देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला कृषक शक्ति को आज कोटि कोटि अभिनंदन। अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाओ और चीन ची लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है। बिहार इस साल 1 जून से 10 जून तक राजगीर में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का
आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शनिवार को हस्ताक्षर किए गए। विश्व कप में 14 टीमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, युगांडा, कीनिया, हंगरी, जर्मनी और अर्जेंटीना भाग लेंगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।